अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। देखिए, ये पहला एंगल 90 का है, दिस इज द क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट 180 तक आ जाएं, दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल। 270 तक आ जाएं, दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल। और फिर पूरा राउंड एंगल जो है 360 डिग्री, दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल। ये सब क्वाड्रेंटल एंगल हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक जाते हैं। 90, 180, 270 एंड 360, इन सब को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हमारा सवाल ये है, उसने कहा कि 156 एक एंगल है, बताना ये है कि ये किस क्वाड्रेंटल एंगल के करीब पड़ता है। अब इसको पहले ड्रा करके ही पता चलेगा ना। 156 का एंगल कहाँ आएगा? 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 180 से पीछे होगा, यानी यहां पे आएगा। कौन सा एंगल होगा ये? 156 डिग्री। अब 156 डिग्री के नज़दीकी क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं, जो उसके करीबी है? हाँ, क्या बनता है? एक 90 और एक 180, यानी 90 और 180 के बीच में आ रहा है। इज इट क्लियर? हम इसको रेस कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंटल का तारुफ हो चुका है। तो यहां पर अब आपने लिखना है 156 के क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं? क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, एक 90 डिग्री एंड और एक 180 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला एंगल क्या है? हाँ, शेप भी बना ले। शेप बनाएंगे तो पता चलेगा ना, डायग्राम जब तक नहीं होगी आप अंदाज़ा कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 जी। 318 डिग्री है, आपने पहले उसकी डायग्राम बनानी है। 318 डिग्री जी, पहला एंगल 318 डिग्री पहले आप ड्रॉ कर लें। टोटल एंगल 360 होता है, लेकिन आपने 360 से पीछे रह गए। ये आपका एंगल कितना बन गया? 318 डिग्री। अंदाजे से बनाना है। अब ये 320 भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपने हाथ से अंदाजे से बनाना है, लेकिन कम से कम क्वाड्रेंट का तो पता चल जाएगा ना कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 318 का एंगल तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक रेंज कितनी 270 की होती है। 270 से आगे जब वो इंक्रीज कर जाएगा तो फिर चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, अब इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या बनता है? अच्छा, यहाँ पर एंगल कितना होता है? यहाँ पर 270, यहाँ पर कितना होता है? 360। इसका मतलब इस 318 का जो करीबी क्वाड्रेंटल एंगल है वो कौन कौन से हैं? 270 एंड 360। यहाँ पर आप लिख दें 270 डिग्री एंड 360. So this pair is the closest quadrantal angle of the angle 318 degree. तो इसी तरह कोई नेगेटिव का भी ले लेते हैं। एक है -330, -330। अब ये क्वेश्चन भी है एक, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इस एंगल को ड्रॉ करना है। अब चूंकि एंगल नेगेटिव में है तो इसकी जो रोटेशन है वो कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यूँ आएगी 330, 360। यहाँ तो पूरा नहीं ना रहेंगे हम,
तो ये आ गया आपका 330 डिग्री, किसका? नेगेटिव का। चूंकि अगर ये पूरा चला जाता तो 360 बन जाता। अगर ये माइनस का 270 होता बेटे तो फिर कहाँ तक होता? यहाँ तक, क्योंकि फिर ये 90 है, ये 180 है और ये फिर 270। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या बनते हैं जी? क्या बनता है? यहाँ से जा रहे हैं ना, अब अगर नेगेटिव है तो आप इसके नेगेटिव बता दें। हाँ जी, ये 90 का, ये माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270, माइनस का 360। अब चूंकि ये रोटेशन यूँ है, अब इसकी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से बने? एक बना -270, एक बना -360, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। तो ये आपके जो हैं दो एंगल्स जो आए हैं, ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं किसके? -330 एंगल के। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी एंगल के करीबी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जी। वो भी ठीक है। अगर आप 0 और 90 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। वजह, क्योंकि यहां एंगल कितना होता है? 0। यहां एंगल कितना होता है? 90। अगर पॉजिटिव रोटेशन में चले जाएं, ठीक है ना, ऑप्शन तो इधर 0 की भी है और इधर 90 डिग्री की भी है, तो ये नेगेटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है, वो पॉजिटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है। क्योंकि यहाँ पर उसने हमें कोई मुकर्रर नहीं किया कि आपने नेगेटिव निकालने हैं या पॉजिटिव निकालने हैं, इसलिए नेगेटिव वाले भी ठीक है, पॉजिटिव वाले भी ठीक है, दोनों क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, में साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। π/3 यानी अब रेडियन में बताने, पहले हमने डिग्री में बताए हैं, अब रेडियन में बताने। तो देखते हैं कैसे करना है। π/3 है, π/3 को देखें ना, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करें कितना आता है? 60। इसका मतलब ये 60 का एंगल है। तो 60 का एंगल देखें, पहला यहाँ पर पहला एंगल क्या है? 0। फिर क्या है? 90। 90 को रेडियन में लिखना है, फिर आपका क्या होगा? π/2। यहाँ कितना है? पाई। इधर कितना होता है? 3π/2। इज इट क्लियर? और अगर इधर से वापस चले जाएं यूं, तो फिर यहाँ कितना होता है? 2π। मतलब इधर 0 भी होता है। अगर एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो फिर कितने एंगल यहाँ हो जाते हैं? 2π। अच्छा, अब π/3 का एंगल देखना है कि कहाँ, किस रेंज में आता है। पाई कितना होता है बेटे? 180। 180 को 3 पे डिवाइड करें 60। 60 एंगल कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका ये एंगल π/3 आ गया। लेकिन अब डिग्रियों में नहीं बताना, अब रेडियन में बताना है। अब π/3 के क्वाड्रेंटल, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से बनते हैं? एक 0 बनता है और एक π/2 बनता है। तो यहां पर लिख दें क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से हैं? एक 0 है और एक π/2। यानी अब डिग्री में नहीं बताना, अब उसको रेडियन में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3π/4। तो 3π/4 कहाँ आएगा? 3, ये देखें, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करें 540। 540 को 4 पे डिवाइड कर दें जी, 135। तो अब आप इसकी डायग्राम बना दें। 135 का एंगल कहाँ पे आएगा जी? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये आ गया 3π/4। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हुए? यहाँ पर एंगल कौन सा होता है? π/2। यहाँ पे एंगल कौन सा होता है? पाई। तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हुए? π/2 और पाई। आपने पेयर बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
π/2 90 डिग्री के बराबर होता है ना। पाई को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 है, ये 180 का हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री। पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ एंगल कितना होता है 180। यानी पहले उनको डिग्री में समझा था, अब रेडियन में समझ रहे हैं। अच्छा, इधर एंगल कितना होता था 270। अब 270 कैसे बनेगा, अब जब पाई की वैल्यू यहाँ 180 पुट करेंगे, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 540 को 2 पे डिवाइड करें 270, तो यहाँ 270 का एंगल बन गया। इज इट क्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, पहला एंगल क्या है 0, दूसरा एंगल क्या है 1π/2, तीसरा एंगल क्या है 2π/2, चौथा एंगल क्या है 3π/2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर दोबारा ये एंगल कितना है, पूरे राउंड का एंगल कितना है 4π/2। देख लें, पहला तो 0 है ना, पहला क्वाड्रेंटल एंगल क्या है 1π/2, दूसरा क्या है, यानी 1 के बाद क्या आना है 2, 2 के बाद क्या आना है 3, 3 के बाद क्या आना है 4। अब इसको कैंसिल कर लेना, ये 2 2 से कट जाता है तो ये पाई बच जाता है, ये 3π/2, ये 2 4 से कट जाता है तो 2π बच जाता है। चूंकि हर क्वाड्रेंट एक π/2 है, पहला क्वाड्रेंट π/2 का है, दूसरा क्वाड्रेंट डबल π/2 का हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट ट्रिपल π/2 हो गया, चौथा क्वाड्रेंट 4 टाइम्स π/2 हो गया। समझ आ गई बात की। इस तरीके से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, 0 से 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, कंसेक्यूटिवली आप उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वो 2 2 से कट जाता है, पाई बच जाता है। यहाँ 3π/2, यहाँ 2 4 से कट गया, 2π बच गया। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बता दिया। अब मैं एक नेगेटिव एंगल लेना चाह रहा हूँ, नेगेटिव एंगल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, जो नेगेटिव में है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, -π/4। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो -π/4 है और इसके हमने निकालने हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस एंगल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो पाई 180 है, जब आप इसको डिग्री बनाएंगे तो ये 180 आएगा, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 का एंगल आएगा। माइनस का 45 कहाँ पे आएगा देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है जब माइनस का आ जाए तो रोटेशन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहाँ पे -45 डिग्री। तो यहाँ चूंकि रेडियन में है सो हम यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको मेंशन किस में करते हैं, रेडियन। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, क्योंकि इसकी रोटेशन कौन सी चल रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के एतबार से इसके क्वाड्रेंटल एंगल क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है -π/2, यहाँ क्या होगा -π, यहाँ क्या होगा -3π/2। इज इट क्लियर। और फिर यहाँ पर घूम के कितना आ जाएगा 2π, एक रेवोल्यूशन के बाद। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या बनते हैं, 0 एंड -π/2। तो यहाँ पर आपने लिखना है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या क्या बने, 0 एंड -π/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, उसमें थीटा कितना लिखा है, -3π/4। तो सबसे पहले -3/4 के एंगल को हम ड्रॉ करते हैं कि एंगल कहाँ आएगा। तो यहां पर देखते हैं -3π/4, π/4 कितना होता है बेटे 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है 135। 135 किसका आ जाएगा, माइनस का 135 कहाँ पे एंगल आएगा, देखिए यहां तक तो क्या हो गया 90, नेगेटिव का 90 से ऊपर जाएगा
और 180 से पीछे रह जाएगा तो ये एंगल है -135 डिग्री, लेकिन उसको रेडियन में आपने लिखना है, आपने इसको रेडियन फॉर्म में लिखना है -3π/4। अब इसकी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन सी होगी? नेगेटिव होंगे। वैसे तो पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव, दोनों ऑप्शंस ठीक है। मसलन यहाँ पर एंगल 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर -π/2 होता है, यहाँ पर क्या होगा -π, यहाँ पर क्या होगा -3π/2 और इधर क्या होगा -2π। तो चूंकि आप रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो उस एतबार से फिर जो एंगल्स हैं वो किस में जा रहे हैं? नेगेटिव में जा रहे हैं। तो जी क्या एंगल आते हैं जिसकी किस क्वाड्रेंट में आता है? 1 2 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या है? -π एंड -π/2। ठीक है। अगर आप इसके पॉजिटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताना चाहते हैं तो फिर इधर से क्या बनेंगे? प्लस का पाई और इधर क्या बनेगा? प्लस का 3π/2। अगर इस तरफ से आना है तो दोनों आंसर ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। चूंकि मैं फिर इसलिए, चूंकि ये एंगल नेगेटिव है तो मैं उसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो नेगेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव भी निकाले जा सकते हैं, दोनों तरफ से ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा और तवज्जो के साथ आपने देखना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं कि जब एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो किसी भी प्लेन को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। पहले प्लेन 2 हिस्सों में बढ़ती है, अपर लोअर, फिर ऐसे 4 हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। और हर एक हिस्सा जो है वो क्वार्टर हिस्सा है और इसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। और इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? यूं, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है? ऐसे रोटेशन आनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर हम एंगल को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 90 90 90 और 90 मिलके, सारे मिलके कितने हो जाते हैं? 360। तो डियर स्टूडेंट्स, हर क्वाड्रेंट में, हर इलाके में साइन, कॉस, टैन के जो साइंस हैं वो मखसूस हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं डायग्राम से अपनी बात को वाज़ेह कर देता हूँ। एक, इसे x ले लें, इसे y ले लें, इसे ले लें r। ये आपकी कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टैन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा याद रखिएगा, ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती हैं। जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो किस ट्राइंगल के लिए? राइट एंगल के लिए, क्योंकि उसमें क्या यूज़ होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, बेस, परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज, बेस और अल्टीट्यूड, ये तीनों चीज़ें किस में पाई जाती हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसी तरह पाइथागोरस को साइड पे रखते हुए साइन, कॉस, टैन, ये 3 किस्म की रेशियोज हैं। एक्सक्यूज मी। सो वी हैव 3 रेशियोज विच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये रेशियोज क्या करती हैं? रेशियो होता क्या है? रेशियो 2 क्वांटिटी की डिवीजन है। मिसाल के तौर पर जब हम इनके नाम रख दिए, जब हम y/r करते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल, यानी y और r की जो रेशियो है उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ने क्या रखा है? साइन थीटा। अच्छा, जब x और r की रेशियो लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका नाम रख देती है कॉस थीटा। यहाँ एंगल 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60
एंगल कुछ भी हो मगर ये रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो यही रहेगी। कभी भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, यूं नहीं होगा कि जो साइन थीटा है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा साइन थीटा? आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज। जहां लफ्ज हाइपोटेन्यूज आ जाए इसका मतलब वो फार्मूला कहां एप्लीकेबल है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता कहां है? राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? वो साइड जो 90 की ऑपोजिट साइड है। 90 की ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? सॉरी, ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बकिया जो साइड्स होती हैं, और ये याद रखें कि जो 90 एंगल होता है वो चूंकि इन तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, और नीचे वाला जो थीटा के एडजेसेंट साइड है, नीचे वाली, उसे बेस कहेंगे। और इस थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है? आल्टीट्यूड। इज इट क्लियर? अच्छा, अब साइन क्या होता है? साइन y ओवर r से मुराद ये है कि आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा x ओवर r से मुराद ये क्या है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप इसका नाम h भी रख सकते हो, लेकिन r भी रख सकते हो। इस नाम रखने से तो कोई भी रखा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रखना है। अच्छा, इसके बाद टेन थीटा जब आता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा, ये आपने याद रखनी है। टेन थीटा एक्चुअली क्या होती है? ये साइन और कॉस की रेशियो होती है। आपने बेसिकली दो याद रखनी है। और टेन क्या होता है? टेन इस साइन और कॉस की रेशियो को कहते हैं। साइन किसकी रेशियो को कहते हैं जी? देखिए याद करने का तरीका, साइन के बटे में भी आर आता है, कॉस की जो वैल्यू उसके बटे में भी नीचे, यानी डिनोमिनेटर में आर, दोनों का कॉमन है। साइन के लिए ऊपर y आएगा, कॉस के लिए ऊपर x आएगा। अगर y आल्टीट्यूड हो और बेस x हो, ये शर्त है। अगर आपने यहां ही इनको बदल दिया तो फिर यहां भी बदल जाएंगे ये, ठीक है। टेन क्या है? टेन सर साइन और कॉस की आपस की रेशियो को कहते हैं। टेन है वो भी रेशियो ही है, लेकिन वो रेशियो किसकी है? साइन और कॉस की। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, यहां देखें साइन की वैल्यू क्या है? y ओवर r बटा, कॉस की वैल्यू क्या है? x ओवर r। तो ये क्या बन रहा है? टेन थीटा। अच्छा, अब दोनों तरफ से ये r कट गया तो क्या बचता है? y ओवर x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए इसका मतलब ये y और x की जो रेशियो है ये क्या कहलाती है? टेन थीटा। इज इट क्लियर? आपने बेसिकली दो रेशियोज याद रखनी है, साइन की रेशियो y ओवर r, कॉस की रेशियो x ओवर r। बटे में r इसलिए रखा है कि r वैल्यू बड़ी है तो बड़े को हमने डिनोमिनेटर लिया है। इज इट क्लियर? और x y भी r से छोटा है, x भी r से छोटा है, क्योंकि r हाइपोटेन्यूज है ना, बड़ी साइड है। इज इट क्लियर? तो याद रखें साइन किसके बराबर है? y ओवर r। y कौन है? आल्टीट्यूड। कॉस थीटा क्या है? x ओवर r। x क्या है? बेस इस एंगल थीटा की। इज इट क्लियर? तो फिर अब यहां टेन क्या होगा? टेन को याद करने की जरूरत नहीं, टेन होता है साइन ओवर कॉस। ये जहन में रखें, हमेशा ये जहन में रखें कि टेन क्या होता है? साइन ओवर कॉस, यानी जो साइन का आंसर है उसको डिवाइड कर दें कॉस के आंसर से। अब साइन का आंसर क्या है? y ओवर r बटा, कॉस का आंसर क्या है? x ओवर r। r r से कट गया, कैंसिल हो जाता है ना, दो बटे, तो y ऊपर बचता है, x बटे के नीचे बचता है। तो तीसरी जो रेशियो है वो बन गई। दो रेशियो से तीसरी रेशियो खुद ही डिराइव हो जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये याद रखें, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इनकी रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आप इसको बदल दें, y ओवर r को r ओवर y लिख दें, तो ये बन जाता है कोसिकेंट थीटा। क्या बन जाता है? कोसिकेंट थीटा। इसी तरह आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका r ओवर x का, तो ये बन जाता है सीकेंट थीटा।
हम इसको एब्रीवेट कर लेते हैं, सीक लिख देते हैं। उसके बाद बेटे टेन है, टेन का जब हम कॉट थीटा लेते हैं, COT कॉट, तो ये उल्ट जाएगा, क्या बन जाएगा, x/y। तो उलट तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ नाम तो खैर याद करने हैं आपने। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। साइन अगर y/r है तो वो क्या होगा, r/y। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट। अगर कॉस x/r है तो सीकेंट क्या होगा, r/x। उलट tan अगर y/x निकला है तो कॉट उसका उलट क्या होगा, x/y। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात बता दूं इसके साथ साथ, अगर यहां एंगल थीटा और इधर मैं ले लेता हूं अल्फा। अल्फा दरअसल एक नोटेशन है, कोई एंगल है अल्फा, कोई एंगल होगा मिसाल के तौर पर। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये एंगल 60 का हो थीटा, तो ये अल्फा कितना होगा भला, बता सकते हैं? 30, बिल्कुल। 60 और 30 90, और ये 90 मिलके 180 पूरे हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं पूछूं बेटे, अगर ये थीटा 45 हो सपोज, तो अल्फा कितना होगा, 45 होगा। यानी अल्फा दरअसल कोई एंगल की अलामत है, ये इटसेल्फ कोई क्वांटिटी नहीं है, ये किसी अलामत को, जिससे एक्स वाई हम लेट कर लेते हैं, ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह थीटा कर रहा है। अच्छा अब जरा गौर करना, ये जो y है इसे क्या कहते हैं, आल्टीट्यूड। लेकिन आल्टीट्यूड थीटा के लिहाज से है। देखना, मैं अगर साइन थीटा लिखूं और वैल्यू आएगी, साइन अल्फा लिखूं और वैल्यू आएगी। ध्यान देना, यहां साइन किसका है, थीटे का, ये साइन किसका है, अल्फा का है। तो एंगल में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो रेशियो भी बदलने वाली है। अच्छा साइन थीटा मैंने क्या बोला था, y/r। y कौन था, दैट वाज द ऑपोजिट साइड थी, और r क्या था, हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? ऑपोजिट साइड का मतलब यानी थीटा की जो ऑपोजिट साइड थी वो क्या था, y था। अब मैंने लिखा है ऑपोजिट किसका, थीटा का, वो क्या था, y, और हाइपोटेन्यूज r। लेकिन अल्फा की जब बात आएगी तो अब इसका एंगल क्या बने, इसकी क्या बनेगी ऊपर, अब इसका ऑपोजिट कौन है, अब इस अल्फा का ऑपोजिट कौन है, x है। नहीं समझे, क्या है, x है। तो यहां पर ऑपोजिट टू अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज ही आना है, नीचे तो फिक्स है, चाहे साइन है चाहे कॉज है, या नीचे तो क्या आना ही हाइपोटेन्यूज ने है। ऊपर कंफ्यूज ना हो, मैं ये बात आपको कबलस वक्त बता रहा हूं कि कल को फिर ये परेशानी ना आए कि ऊपर हमेशा ऑपोजिट साइड होती है किसकी, जो एंगल यहां पर यूज होगा। इज इट क्लियर? अब थीटा जो एंगल यूज हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड कौन है, y। अब इस थीटा की ये जो दो साइडें हैं r और x, ये इसकी ऑपोजिट नहीं है, ये इसकी एडजेसेंट है, ये इसके साथ टच है, जिनसे ये एंगल बन रहा है। अब ये देखिए x और r के कंबाइन होने से तो ये थीटा बन रहा है, इसका मतलब x भी उसकी ऑपोजिट साइड नहीं हो सकती, r भी उसकी ऑपोजिट साइड नहीं हो सकती। तो फिर सर ये कौन सी साइड्स हैं, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब जुड़ी हुई है इस थीटा के साथ। और इसकी फिर ऑपोजिट साइड कौन सी है, जो तीसरी बच रही है, जो उसकी सामने है, फेसिंग साइड है, वो उसकी ऑपोजिट है। इज इट क्लियर? तो यहां पर थीटा की ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, y। हाइपोटेन्यूज क्या है, r। अच्छा अगर साइन अल्फा की बात आए तो फिर फार्मूला बदल रहा है यहां पे। अब इस अल्फा का ऑपोजिट कौन है, अब देखिए ना x, तो इसका मतलब ऊपर x आएगा, नीचे क्या आएगा, r।
इज इट क्लियर? इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या पढ़ा था? एक्स ओवर आर। अब यहां पर एक्स कौन है? इसकी बेस। अब इसकी एडजेसेंट साइड लेनी है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा की एडजेसेंट साइड आर भी है, एक्स भी है, लेकिन आर को चूंकि हाइपोटेन्यूज कहती है उसका नीचे जगह फिक्स की हुई है। अब बाकी एडजेसेंट साइड कौन सी बच रही है? एक्स बच रही है। इसका मतलब एक्स ओवर आर। अब इधर आए, अगर मैं पूछूं कॉस अल्फा क्या है, तो कॉस अल्फा मुझे पता है। अब एंगल बदल गया, अब बात को समझना है। इस फार्मूला वही एडजेसेंट ओवर। अब एडजेसेंट कौन है? यानी अल्फा का एडजेसेंट साइड आर भी है, वाई भी है। आर तो ठहरा हाइपोटेन्यूज, वो तो लेना नहीं। अब बाकी एडजेसेंट क्या बचा हुआ है? वाई। तो इसका मतलब वाई और आर। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे सर इसका tan क्या आएगा? भाई साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पे डिवाइड कर दो, tan क्या आएगा? आर आर से कट जाएगा, इसका tan आएगा x ओवर वाई। tan अल्फा क्या आएगा? x ओवर वाई। इज इट क्लियर? अब यहां पर tan क्या आएगा? tan थीटा क्या आएगा? कि आप साइन की वैल्यू को कॉस पी, ये बात ज़हन में रखिएगा, कॉस ऊपर नहीं आना, ऊपर साइन फिर बटे के नीचे कॉस। जब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पे डिवाइड करोगे, आर आर से कट जाएगा, ऊपर क्या बचता है? वाई, नीचे क्या बचता है? एक्स। तो ये tan थीटा आ गया। एंगल बदल जाने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर भी बदल जाते हैं, फार्मूला बेसिक नहीं बदलता, फार्मूला तो वही रहता है। इज इट क्लियर? तो आज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्या कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 3, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। आगे उनके रेसिप्रोकल्स हैं, क्या रेसिप्रोकल है? क्या है वो? कोसिकेंड, सीकेंड, कॉट। टैन की उल्टाओ कर दें तो कॉट आ जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और एक दो मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए एक डायग्राम और लेता हूं। ये आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्टूडेंट्स याद, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने इसको काट दिया, एक हिस्सा आप नीचे ले आए, ये वाला, ठीक है? आपने इसको काट दिया और ये हिस्सा आ गया नीचे। अब ये एंगल कितना बचा? 30 का। ये कितना बचा? 30 का। इज इट क्लियर? जब ये जुड़ गए थे तब ये 60 का था, ये साइडों वाले भी 60 के थे। और सपोज कर लें कि उनकी, अब आप कहेंगे सर साइड्स तो इक्वल होगी उनकी, क्योंकि एंगल इक्वल तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल। आप कोई सी भी साइड्स रख लें, क्या रखना चाहते हैं? 2 2 2 या 1 1 1, कुछ भी रख लें, 2 रख लें। अगर ये साइड 2 है तो ये भी कितनी थी? 2, मगर ये आधी आधी हो गई है, ये आधी आधी हो गई है। अच्छा, अब आप इस तरह करें, इनमें से कोई सी भी एक ट्राइंगल ले लें। अब ये भी राइट एंगल बन गई है, ये भी राइट एंगल बन गई है। अब मैं अगर आपसे कहूं आप इसमें से एक ट्राइंगल ले लें, कोई सी भी, क्योंकि एक से ही चल जाएगा काम आपका। आप ये ले लें ट्राइंगल। इसमें मुझे बताएं सबसे पहले ये कौन सी ट्रायंगल है? इसमें 3 साइड्स हैं, एक साइड तो 2 है, एक साइड 1 है, इस साइड का पता नहीं। ये पहले पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लेते हैं। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, ये साइड क्या है? इसका नाम रख लें, कोई एक्स रख लें, फर्ज कर लें ये साइड क्या है? एक्स है। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये एक्स स्क्वायर, 4 में से ये 1 निकल गया, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 का अंडर रूट ले लें, ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 का अंडर रूट। अब तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी रेशियोज निकालता हूं।
जो टेबल में आप याद करते हैं साइन 60 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है जी, टेन 60 कितना होता है, ये सारी वैल्यूज जो टेबल में आपने रटा लगाया हुआ है याद करते हैं, वो यहाँ से निकली है। अच्छा, अब मैं साइन 30 की वैल्यू निकालता हूँ। क्या होती है बेटे? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां ऑपोजिट का क्या मतलब है कि 30 एंगल का जो ऑपोजिट है, अब 30 एंगल का ऑपोजिट कौन है? 1 है। ये तो दोनों इसके क्या हैं? एडजेसेंट है, इनके तो जुड़ने से एंगल बना है। ऑपोजिट कौन है? 1। हाइपोटेन्यूज कौन है? ये 90 एंगल के सामने वाला। लो जी, जहां मर्जी चले जाएं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। अच्छा, आगे आए। अब मैं आपसे कहता हूं cos 30 की बेटे निकालनी है। cos 30 की क्या होती है? एडजेसेंट। क्या होती है? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब 30 का एडजेसेंट तो ये दोनों है, लेकिन चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो फिर एडजेसेंट कौन सा बचा जी? √3 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 लॉज। cos 30 की वैल्यू जहां मर्जी चेक कर लें यही होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब रह गया tan। tan मैंने बोला था साइन के आंसर को cos के आंसर पे कर दो डिवाइड, तो tan आ जाएगा। लो जी, tan 30 2 से कट गया तो ऊपर क्या बचता है? 1 बटे के नीचे क्या बचेगा? 3 का √। लो जी, क्योंकि 2 से कट गया जब बटा करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने हमें 30 की वैल्यूज तो निकाल दी हैं, ये 60 की भी तो निकाल दीजिए। चले, मैं पहले यही समझा देता हूं। अब मैं किसकी तरफ आ रहा हूं? साइन 60 की तरफ। फार्मूला क्या है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 का ऑपोजिट कौन है? 3 का √। चूंकि ये 1 और ये 2 ये इसके क्या है? एडजेसेंट है। ऑपोजिट क्या आ गया? 3 का √। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। लो जी, साइन 60 की वैल्यू आ गई है। टेबल चेक कर लें, कैलकुलेटर चेक कर लें, जहां मर्जी चले जाएं, साइन 60 की वैल्यू यही है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज भी बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद बेटे मैं आता हूं cos 60 की जानिब। तो इसका फार्मूला क्या होता? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब 60 का एडजेसेंट कौन है? ये 2 भी है, ये 1 भी है, मगर 2 हाइपोटेन्यूज है, वो नीचे आएगा। फिर कौन सा रह गया? 1। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 लॉज। cos 60 आ गया। अब आप कहेंगे सर tan की भी निकाल दें। tan 60 क्या होता है? अरे tan की तो याद ही नहीं हमने करनी, हमने tan की कैसे निकालनी है? साइन डिवाइडेड बाई cos। ये 2 से कट जाएगा, 3 √ ओवर 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई बात। लो जी, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप चटपट से ट्रायंगल बनाइए, सारी वैल्यूज निकाल दीजिए। तो भाई समझ में आया? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज। अगर आपने इसके रेसिप्रोकल निकालने, मिसाल के तौर पर आपने कोसिकेंट 60 निकालना है तो इसको उल्टा दें। अगर आपने कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट 60 निकालना है, इसको उल्टा दें। tan का रेसिप्रोकल कॉट निकालना है, इसको उल्टा दें। इसी तरह साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 30 निकालना है, इसको उल्टा दें। cos 30 का रेसिप्रोकल सीकेंट 30 निकालना है, इसको उल्टा दें। कितना आसान है। अच्छा, अब चलते हैं हम जी। tan 30 की वैल्यू कोई बात नहीं, हमारा क्या आता है बेटे? एक ही चीज है। क्या आता है? 3। देख, मैं इस 3 को 2 दफा √, में लिख सकता हूं। एक इससे कट गया, 1/3 √ आया कि नहीं आया? आगे बस ठीक है। तो चलते हैं असल क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे, मेरे साथ साथ ये लेट्स गो।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। ये देखें, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये बताएं, आप एक फर्जी सी डायग्राम बना लें, इसका नाम एक्स रखें, इसका नाम, मैं इसको एक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हॉरिजेंटल में एक्स लेते हैं, वर्टिकल में वाई लेते हैं। अच्छा इसको मैंने आर, इसको एंगल कोई नाम दे दिया थीटा का इन जनरल। अच्छा यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, ऑपोजिट ओवर आर, कॉस थीटा निकालूं एडजेसेंट ओवर आर, यानी एडजेसेंट में एक्स आ रहा है ना इसका, टेन थीटा क्या होगा वाई ओवर एक्स, यानी साइन ओवर कॉस। अच्छा अब यहां पर आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, ध्यान रखना एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, जिसका आर तो हमेशा पॉजिटिव है। ये जो आर है विच इज ग्रेटर देन जीरो, हाइपोटेन्यूज, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर या एक्स यूज हो रहा है या वाई यूज हो रहा है, आर का यहां पे इस्तेमाल नहीं है। अच्छा अगर एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, यानी वाई भी पॉजिटिव, आर तो पहले ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन जीरो का है। हर वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो है वो क्या कहलाती है पॉजिटिव। अच्छा अब x क्या है इस क्वाड्रेंट के अंदर, x क्या है पॉजिटिव, ओके, r भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है पॉजिटिव। इसका मतलब cos थीटा भी क्या है पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट के अंदर। tan के बारे में बताना है, tan y क्या है पॉजिटिव, x क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब tan थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इनके रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन जीरो होंगे। एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब सारे पॉजिटिव हैं। यहां पर a लिख देते हैं, a मींस ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अच्छा इस क्वाड्रेंट में x क्या है, x पे डैश है नेगेटिव, y पे डैश नहीं, y क्या है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा अब कौन नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, साइन थीटा क्या है y ओवर आर, कॉस थीटा क्या है x ओवर आर, टेन थीटा क्या है y ओवर x। देखिए जहां x आ रहा है ना वो आपकी नेगेटिव हो गया, किधर x यूज हुआ है इसमें, और इधर भी x यूज हुआ है, इधर भी x यूज हुआ है। इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव हो गए, यहां x है ही नहीं, साइन पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? देखिए जब एक नेगेटिव वैल्यू को r तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। इसी तरह अगर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू हो और नीचे नेगेटिव हो तब भी आंसर क्या आएगा नेगेटिव। यहां पर कॉस और टेन क्या हो गए नेगेटिव, और पॉजिटिव कौन है साइन। तो यहां पर आप लिख देंगे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, एस लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे एस। तीसरे में आ जाएगा, यहां x भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, x पे भी डैश है y पे भी डैश। जब दोनों नेगेटिव हो, जहां x आएगा वो भी नेगेटिव, जहां y आ रहा है वो भी, इसका मतलब यहां पर कौन पॉजिटिव हुआ फिर थर्ड में, क्योंकि देखे ना इधर भी y आ रहा है, ये भी नेगेटिव हो गया, और कहां y आ रहा है सॉरी ये आपका क्या है x था, क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो क्या आएगा बताइए ना। देखें बेटे tan क्या होता है y ओवर x, अगर ये भी नेगेटिव वैल्यू हो x भी नेगेटिव हो तो माइनस माइनस से कट के tan पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इधर t पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि y नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
कॉज नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि एक्स नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। टेन पॉजिटिव इसलिए हो गया कि चूंकि वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, इसलिए टी लिख दिया है मैंने, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में आ जाए, इसमें क्या है? इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई ऐसे ही आएगा ना, पहले एक्स का साइन फिर वाई का साइन। अच्छा अब देखिए कौन कौन होता है। अच्छा जहां देखें वाई साइन थीटा, यहां पे क्या होगा? यहां तो वाई नेगेटिव है, ये देखें, इसका मतलब साइन नेगेटिव है। कॉज में आ जाए, कॉज में एक्स आ रहा है, एक्स यहां पे क्या है? पॉजिटिव, आर भी क्या है? पॉजिटिव, इसका मतलब सी ले लें यहां, कॉज। अब टेन इधर क्या आएगा? टेन नेगेटिव हो गया ना, चूंकि y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, बटे में x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे डिवाइड होगा तो नेगेटिव, टेन नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो एक पॉजिटिव होना है उसको सर्कल कर दें। इज इट क्लियर? ये हर दफा आपने इसको याद करने का एक तरीका है। याद कैसे करना है? इधर चूंकि साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था, टेन भी पॉजिटिव था, इधर कोई नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए मैंने अब यहां नाम क्या दे दिया? ए मीन ऑल। इधर साइन पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव शो हो रहे हैं, एस लगा दिया। इधर टेन पॉजिटिव हो रहा है, टी लगा दिया। इधर कॉस पॉजिटिव हो रहा है, कॉस लगा दिया, बाकी सब नेगेटिव। अब इसको याद कैसे करना है? असिस्टेंट कमिश्नर, यूं याद करना है, रोटेशन आपने यूं रखनी है, असिस्टेंट कमिश्नर। किसी तरह भी आपका जो स्टाइल है इसको याद करने का, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन अक्सर बच्चों को ये पता भी नहीं है कि ये ASCTC क्यों आते हैं। ये उनको पता है कि जी फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। तो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको मैंने कहा कि इसको याद कर लें। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला देखिए क्या कहता है? कहता है साइन पॉजिटिव टेन नेगेटिव। साइन पॉजिटिव, यहां देखिए साइन पॉजिटिव है, बाकी तो सब नेगेटिव ही है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। लो जी पहले का आंसर क्या है? सेकंड। क्वाड्रेंट बताने हैं। अच्छा सेकंड देखें, कहता है कॉज नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो कहां कॉज और साइन नेगेटिव है? ये टेन वाले जुमरे में आएंगे। टेन में पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट की बात हुई? थर्ड की। अच्छा तीसरे सवाल में आइए, सीकेंड पॉजिटिव साइन नेगेटिव। सीकेंड का मतलब क्या है? सीकेंड किसका उलट है? कॉस का। तो अगर सीकेंड पॉजिटिव है तो इट मींस कि कॉस पॉजिटिव है। अगर कॉस पॉजिटिव हो साइन नेगेटिव हो तो कहां आएगा? फोर्थ में। फोर्थ हो गया। अच्छा उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? फोर वाला पार्ट देखें, कॉज नेगेटिव टेन भी नेगेटिव, कहां आएगा? देखिए कॉज नेगेटिव टेन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। उसके बाद फिफ्थ कहता है कोसिकेंड पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव। कोसिकेंड का मतलब साइन पॉजिटिव। अब साइन और कॉस दोनों इकट्ठे पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट में। छठा देखें कॉसिक, अगला है साइन नेगेटिव सीकेंड नेगेटिव। सीकेंड का मतलब कॉज नेगेटिव और साइन नेगेटिव किस में होंगे? थर्ड में, जहां टेन पॉजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं वो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो थीटा है, एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।